नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की क्लास की बात करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर यह क्लास रहेगी। प्रैक्टिस सेट रहेगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहेगा। जो सारे प्रश्न हम करने वाले हैं, इस पर सारे नए प्रश्न करेंगे, संभावित प्रश्न करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्शन वाले प्रश्न करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट की लिंक ऑलरेडी आपको दे दी गई होगी। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किया है तो प्रैक्टिस सेट सारे ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में एक एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस में 120 क्वेश्चन में से 100+ का स्कोर करना है, तो सारे प्रैक्टिस सेट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है? क्या वह सांड है, हिरण है, घोड़ा है या हाथी है? सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों सारनाथ स्तंभ से उल्लेखित आपका सांड है, हाथी है, घोड़ा है, लेकिन आपका हिरण नहीं है। सारनाथ का स्तंभ जो है यह धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक माना जाता है और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह की सजीव कृति उभरी हुई है। तो हाथी, घोड़ा, बैल और एक और नाम है आपका जुड़ जाता है सिंह। सिंह भी ऑप्शन आए तो कर लेना है, लेकिन हिरण का जो है उल्लेखित नहीं है आपके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिरण ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ से, बोध गया से, राजगृह से या कपिल वस्तु हुआ था? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, सभी बताइए। तो बुद्ध को ज्ञान जो है सभी लोग जानते हैं, बा से बुद्ध, बा से बोध गया। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में, जी हाँ दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी जिसे बोलते हैं, इस पर तट पर जो है प्राप्त उनको हुआ था। और ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध तथागत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तथागत के रूप से बुद्ध कहलाया जाया करते थे। और अगला की प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है किसमें की गई थी? प्राकृत में, पाली में, आरमाइक में, संस्कृत में, यानी किस भाषा में की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना है जिस भाषा में की गई है वह भाषा आपकी कौन सी कहलाती है? पाली भाषा कहला जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, देवनंदी, त्रिशला। तो महावीर की माता कौन थी? सभी लोग बताइए। महावीर की माता जो कहला जाती थी वह दोस्तों त्रिशाला। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात हुए थे? महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता तिसाला लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। तो तिसाला, महावीर की माता का नाम तिसाला था, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सभी लगभग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बिहार, पटना का नाम अवश्य आता है। और इसे जो है 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर के सूची में शामिल किया गया। इसका जो निर्माण है गुप्त काल के शासक जो है कुमार गुप्त के समय हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त काल के समय पर हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न एग्जाम के जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? तो वह कहला जाता दोस्तों हरिहर द्वितीय। दोस्तों हरिहर द्वितीय जो है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसमें बहमनियों से गोवा का किला जो है छीन लिया था। अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का प्रशासन था? तो तालीकोटा का युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में जिस राजवंश का शासन था वह कहा जाता है तुलु। तुलु वंश जो है विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में है? जब भी कृष्ण स्वामी हम्पी में जो है कृष्ण स्वामी मंदिर की बात करते हैं, कृष्णदेव ने निर्माण करवाया था, तो जो वर्तमान में जिस राज्य में है वह हमारा कहलाता है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, का से कृष्णदेव, का से कर्नाटक, का से कृष्ण स्वामी। तो तीनों चीजें का फैक्टर यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था दोस्तों? 1565 सेम चीजें दी गई, 1570, 1585। तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब लड़ा गया था? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए तालीकोटा का युद्ध जो है आपके 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के जो सल्तनत थे उनके बीच घमासान युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या हुआ? विजयनगर की हार हुई और दक्षिण भारत में हिंदू शासन का फिर इसके बाद पतन हो गया। अगला है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो सभी लोग जानते हैं, आपने कई सारे अब तो सीरियल चलते हैं, मुमताज महल की बात करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम जो थी मुमताज महल की याद में जो है करवाया गया था। और वर्तमान में जो है ताजमहल को विश्व धरोहर विरासत में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा 1983 में जो है शामिल किया गया था। और ये ताजमहल जो है विश्व के जो 7 अजूबे हैं उसमें शामिल भी है आपका। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है हिंसक विस्फोट में, सहस्त्र विद्रोह में, असहयोग में या सांप्रदायिक दंगों में होती है। सत्याग्रह की जो अभिव्यक्ति कहला जाती है वो आपकी किस्मी कहला जाती है? सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं। इसके बाद है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग प्रथम ने मुस्लिम लीग के पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सभी कमेंट कीजिएगा। क्या वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, सी राजगोपालाचारी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार है वह आपकी किस राज्य में बनी? केरल राज्य में बनी। और ये 1957 की घटना है दोस्तों। यह स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में पहली गैर कांग्रेसी राज्य वह थी केरल। और सीपीआई ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर दक्षिण भारत के राज्य में केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तो सीपीआई ने हराया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा के विरोध, महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति, धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? तो वह कहला जाती है सती प्रथा के विरोध। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं कि 1826 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इन्होंने 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न है, वर्षों पहले हमने नियत से वादा किया था कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात के समय यह कथन किसने कहा? तो वर्षों पहले नियत से हमने ये वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात के समय यह कथन जो कहा गया था, यह कथन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। सभी लोग जानते हैं 14 अगस्त 1947 की मध्य रात के समय कहा गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1919, 1861, 1862। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सभी कमेंट कीजिएगा। तो 17 कसी हो जाता है, 1862 की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को सन 1917 में कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन में कलकत्ता के अध्यक्ष में चुना गया था और यह आयरलैंड की पहली महिला थी। इन्होंने भारत में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अगर बात करते हैं महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो वैदिक धर्म है इनको पुनः स्थापित करना है। और आर्य समाज का अर्थ ही होता है भद्रजनों की सभा। क्या होता है इनका अर्थ? भद्रजनों की सभा इनका अर्थ ही हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की थी। यानी अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक जो अल हिलाल है शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रतिबंध के बाद अल बलाग की स्थापना कब हुई? तो प्रतिबंध के बाद अल बलाग की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। जी हाँ दोस्तों, अल हिलाल एवं उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जिसे 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया, इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम नवयुवकों को प्रोत्साहित करना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, परंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इसके उपरांत ही 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की गई और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या होता है? तो विश्वव्यापी जो तापन होता है इसका जो संभावित परिणाम होता है वह समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के फलस्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन होता है, अर्थात ये सारी घटनाएं विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो हम सभी लोग जानते हैं वायु के ताप में बढ़ोत्तर से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, बिल्कुल गलत दिया गया है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ताप में वृद्धि होगी तो वायु दाब कम हो जाएगा। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है, ये भी गलत दिया गया है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल जो है इसके में जो है 165 प्रति मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई जो औसत माना गया है गिरावट में 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आती है, किसने में? प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से कहलाते हैं? अल्पाइन, मैग्रो, मानसून या सदाबहार वन? तो आप सभी लोग जानते हैं जो वन चक्रवातों के और अवरोधकों का जो कार्य करते हैं वे जो वन कहला जाते हैं वे हमारे मैग्रो वन कहला जाते हैं। दोस्तों विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा कहला जाता है? तो सबसे बड़ा वन जो है साइबेरिया का टैगा वन कहला जाता है। जी हाँ, 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैगा वन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष जो हैं कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, गरान में मैग्रो वाले, जंगली कुंज या पर्णपाती वन की बात करते हैं। तो कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं वह हमारा कहला जाता है पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, पर्णपाती वन में जो है आपका सागवान आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सागवान आ जाता है, शीशम आ जाता है, सागवान हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, ये तीनों पर्णपाती वन पे आ जाते हैं। बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है?
तो बृहत हिमालय स्थित जो ठंडा रेगिस्तान हमारा कहला जाता है वह दोस्तों लद्दाख कहला जाता है। नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो नागा, खासी और गारो जो ये पहाड़ियाँ हैं ये आपके कहाँ पर स्थित हो जाती हैं? तो यह पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वांचल श्रेणी भारत के जो उत्तर पूर्व का इलाका है, हिमालय तंग का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम जो श्रृंखला है, हिमालय तंत्र का जो भाग है। तो पूर्वांचल क्षेत्रों के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई जो पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत पर आती। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा कहला जाता है? सभी लोग जानते हैं इनमें से भारत में सबसे जो शुष्क क्षेत्र कहला जाता है वह दोस्तों मारवाड़ का क्षेत्र कहला जाता है। जोधपुर संभाग का राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र जो बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और ढूंढार जिले में आते हैं। और जो ये भाग होता है ये मरुस्थलीय भाग है, सभी लोग जानते हैं। और लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है, उसी के आसपास है। अगला जो प्रश्न है, अर्काय निमो प्रसार जो होता है उस हिमालय का है या उस हिमालय पर स्थित है? यानी कि अराकान योमा जो होता है प्रसार जो है ये किस हिमालय में स्थित है? तो अराकान योमा जो प्रसार है ये किस हिमालय में है? तो दोस्तों म्यांमार की बात करते हैं। किसमें स्थित है दोस्तों? म्यांमार की बात करेंगे। और यह भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम से होकर म्यांमार के कम्प्रोइस तक यह फैली हुई है। अगला जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टेड है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी का निर्माण पूछा जा रहा है तो वह दोस्तों दामोदर। जी हाँ दोस्तों। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन बांध का निर्माण आपके कृष्णा नदी पर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बांध का निर्माण जो है 1955 से लेके 67 के बीच जो है किया गया है, नागार्जुन बांध। और नागार्जुन बांध अगर बात करें तो तेलंगाना में हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेन को किस दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है दोस्तों ये आपके लेह को लोजिला दर्रा, क्या हो जाएगा? लेह को, यहाँ पे लेह लिखा हुआ है, ठीक है, लेह को लोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो लोजिला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस या धब्बा क्या कहला जाता है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला जब पैटस या धब्बा जो कहला जाता है वो हमारा लेटेराइट निक्षेप कहला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है, रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य से जाने की आवश्यकता नहीं होगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति 3 अलग अलग राज्यों में स्थित जो रणथंभौर हो गया, सभी लोग जानते हैं, राजस्थान, गिर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किस राज्य को उसे जाने की आवश्यकता नहीं होगी? देखिए गिर जो है आपके गुजरात में है, गा से गिर, गा से गुजरात। और रणथंभौर की बात करते हैं राजस्थान नाम आता है, बांदीपुर कर्नाटक का नाम आता है। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों को देखने के लिए मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, इन राष्ट्रीय उद्यान के लिए मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? मध्य प्रदेश में आता है बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, राजस्थान, कर्नाटक, लेकिन मध्य प्रदेश आपको नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल सा प्रश्न था लेकिन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सूची दी गई है, सूची को मिलान करना है। पश्चिम बिहार और नेशनल पार्क दिए गए, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस बिहार, रोहला नेशनल पार्क और नीचे हिमाचल, ये सारे आपके वो दिए गए। तो देखिए सभी लोग, मैं डायरेक्टली आंसर की बात करता हूँ। पश्चिम बिहार और नेशनल पार्क, तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक पर है।
और जो गिर नेशनल पार्क है, तो जो गिर नेशनल पार्क है, गा से गिर, गा से गुजरात, तो हम बता ही चुके हैं। मानस बिहार का जिक्र होता है तो असम का जिक्र होता है, माँ से मानस, आ से असम, ठीक है। और जो रोहला नेशनल पार्क होता है, रोहला नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है, हिमाचल, ठीक है। तो बांदीपुर कर्नाटक, गिर नेशनल पार्क गुजरात, मानस बिहार असम और रोहला नेशनल पार्क हिमाचल, ये चीजें आपको नोट कर लेना। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की जो संतुलन अवस्था होती है वह कब निर्धारित होती है, जब सीमांत राजस्व और सीमांत लागत। सीमांत राजस्व किससे बड़ा होता है, सीमांत लागत से बड़ा होता है, क्योंकि संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें मांग व आपूर्ति का संतुलन बना रहता है, लेकिन एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत विक्रेताओं को अधिकता होती है। अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यावस्था है किसे कहा जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति की जो मध्यावस्था कहला जाती है वह किसे कहला जाता है, वह दोस्तों आपके प्रत्ययस्फीति की बात करते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता। देखिए, कैनन सिद्धांत की बात करते हैं तो निश्चितता का कैनन, सुविधा का कैनन और अर्थव्यवस्था का क्षमता आता है, लेकिन साधारण का कैनन सिद्धांत ये आपका नहीं आता है, ठीक है। सुविधा कैनन, अर्थव्यवस्था, निश्चितता का कैनन और एक और आता है इक्विटी का कैनन। जी हाँ, अगर एक ऑप्शन दिया रहे, एक ऑप्शन आ सकता है आपका इक्विटी, इक्विटी का कैनन आ सकता है। इक्विटी का हो गया, निश्चितता का हो गया, सुविधा का हो गया, अर्थव्यवस्था, ये चार आपके कराधान के कैनन सिद्धांत है, लेकिन साधारण का कैनन सिद्धांत ये आपका नहीं। अगला जो प्रश्न है, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु अगर कीमतों में गिरावट आती है तो वह वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देते हैं, क्योंकि उन्हें गिरावट आ जाएगी तो कम पैसे में हमें शेयर मिल जाएगा, तो वो बिक्री करते हैं, दूसरे का जो कम शेयर वो खरीद लेते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को ही दोस्तों मंदड़िया कहा जाता है, बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदड़िया या बियर कहा जाता है। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर अवश्य आप लोग पूछ सकते हैं। अगला है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है एडवर्ड चेम्बरलेन के द्वारा जो है किया गया। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्तावित को पेश किया था। तो ये कहला जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो वह थी स्थिति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी लोग जानते हैं इनमें से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ये किया गया है, समाजवादी किया गया है, धर्मनिरपेक्ष किया गया है, लेकिन संघ का कोई जिक्र नहीं किया गया। जी हाँ, संघ शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वह जनता के पास होती है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय। तो भारत का जो संविधान है भारत के रूप में जो है घोषित करता है किसके सिवाय, तो साम्यवादी के सिवाय। साम्यवादी को नहीं करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य को करेगा, समाजवादी करेगा, धर्मनिरपेक्ष को करेगा। तो भारत का संविधान भारत को जो है किस रूप में घोषित करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, समाजवादी के रूप में, धर्मनिरपेक्ष के रूप में। तो किसके सिवाय, साम्यवादी के सिवाय सारे करता है, साम्यवादी को नहीं करता।
उदारवाद का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो उदारवाद का जो प्रतीक कहला जाता है वह हमारा राजनीतिक आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि भारतीय संघ के कितने राज्य हैं? जी हाँ, सभी लोग बताइए। भारतीय संघ के राज्य पूछा जा रहा है। देखिए, संविधान की जो पहली सूची थी उसमें संख्या जो है 29 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन हुआ 2014 के बाद। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना गठन हुआ 2014 में किया गया। तो भारतीय संघ के कितने राज्य हैं ये अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भारतीय संघ के कितने राज्य हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए। ये भी जान लीजिएगा, तेलंगाना राज्य का जो गठन है वह कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारत के संविधान में सभी लोग जानते हैं कि 12 अनुसूची। अंतिम 4 अनुसूचियां जो हैं संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, 9, 10, 11, 12। ये क्या जोड़ी गई हैं? संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? वह कहला जाता है प्रथम अनुसूची। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो किस अनुसूची में देश के विभिन्न जो राज्य हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो जनजातियां हैं, इनके प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध जो है किया गया है, वह आपके 5वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियां के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और आप अगर टीटी फैमिली से पहली बार जुड़े हैं तो अपने टीचर फैमिली से जुड़िए, अपनी टीटी फैमिली से जुड़िए, जहां लगभग आपके 130 के जो है हम यहाँ पे 130 के जल्दी पहुंचने वाले हैं। आपका परिवार टीचर्स फैमिली, मैं मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। प्लेलिस्ट अवश्य कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए।